अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मुजाहिद के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। मेरे शहर में मेरी कमाई लूटने वालों, मालूम है बेटा कैसे जवान होता है। कराची का नोहा एक बार फिर पढ़ने के लिए मैं आपके पास हाजिर हूं। कराची का वो नोहा जिसमें एक और नौजवान कत्ल हो जाता है। कराची में नौजवान बिजनेसमैन जिसका नाम मीर अली रज़ा है, कुछ दिन पहले अगवा होता है। अगवा होने के बाद में वो अपने घर से गायब होता है और उसके बाद उसके घर वाले मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तलाश शुरू होती है और चंद ही रोज़ बाद उसकी लाश गुलिस्तान जौहर के एक इलाके से मिलती है। जब लाश देखी जाती है तो मालूम होता है कि लाश पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, यानी कि कत्ल करने से पहले मरहूम के साथ तशद्दुद किया गया। तेज़ाब के निशानात जिस्म पे जगह जगह पाए गए और गोलियों के निशानात भी पाए गए। गोली मार कर कत्ल किया गया। ये नौजवान एक बिज़नेस करता था, एक आउटलेट चलाया करता था कराची के इलाके में और इसमें डिज़र्ट्स वगैरह सप्लाई होते थे। लेकिन सवाल ये है कि ये 25 साल का जवान आखिर किसने इसको अगवा किया, किसकी भेंट चढ़ा, किससे इसकी दुश्मनी थी, क्या वजूहात थीं और क्यों ऐसा हुआ। क्यों ये दर्दनाक वाक़यात हर दूसरे रोज़ कराची का तशद्दुद का और कराची का नसीब बन जाते हैं। शहर में 6 महीने में 264 अफराद कत्ल हो चुके हैं। आखिर कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। इसी किस्म के दीगर वाक़यात की कुल 1788 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये सब कुछ आखिर इस शहर में क्यों इतनी आसानी के साथ हो जाता है, क्यों यहाँ पर जान लेना इतना आसान है। मोबाइल छीनने पर जान लेना, छोटी मोटी डकैती पर जान लेना। कुछ रोज़ पहले डॉक्टर आकाश का भी कत्ल ऐसे ही आसानी के साथ कर दिया गया और कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरीके से इस वक्त ये एक कत्ल की वारदात है जिसने पूरे ही कराची को सोगवार कर रखा है। मीर अली रज़ा के वालिद ने इस हवाले से अपना एक बयान दिया है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। मीर अली रज़ा के वालिद का बयान आपने सुना कि इसका किसी भी पॉलिटिकल ताल्लुक़ से कोई वास्ता नहीं था, किसी भी तरीके से ये किसी गैंग में नहीं था, किसी से इसका कोई मसला नहीं था। एक मामूली सा वो अपना एक बिज़नेस कर रहा था और अपना काम कर रहा था, तालीम हासिल कर रहा था एक बेहतरीन इदारे में। ये सब कुछ कैसे हुआ, इस वाक़े के पीछे अभी तक क्या तफ्तीश आगे बढ़ सकी है, क्या कुछ मालूम हो सका है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ GTV तहा उबैदी। तहा, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और अपनी नौयत का ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के दीगर वाक़यात भी होते रहे, लेकिन इस दफ़ा एक इंतहाई कम सिन ताजिर को, एक इंतहाई कम सिन बिजनेसमैन को निशाना बनाया गया है। तशद्दुद भी किया गया है, कत्ल भी किया गया है, अगवा भी किया गया है। ये सब कुछ कैसे हुआ, किस वक्त शुरू हुआ, घर से वो नौजवान कब निकला, क्या तफसीलात हैं? बहुत शुक्रिया नासिर साहब। ये 3 रोज कबल जो ये लड़का था, तकरीबन रात के 3:30-4 बजे उसको किसी का फोन आया और वो अपना सिर्फ मोबाइल फोन लेकर घर से निकला था। ना कोई वॉलेट लेके निकला, ना पैसे लेके निकला, ना जो दीगर कीमती चीजें होती हैं वो लेकर निकला। वो सिर्फ मोबाइल फोन लेकर ऑनलाइन टैक्सी के जरिए गुलिस्तान जौहर के लिए निकला था। जब पहले फेज में तफ्तीश की गई थी तो ये पता चला था कि लड़का गुलिस्तान जौहर से उसकी लाश मिल रही है और उसे कत्ल किया गया है। तो पहले जो माजी के केसेस हैं उसके बानिस्बत पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज किया तो ये लगा कि अगवा बराए तावान का ये कोई केस है, अगवाकारों ने इसे अगवा किया है और उसके बाद तावान न देने पर इसे कत्ल किया गया है। लेकिन आज दोपहर को 3 बजे, अभी दोपहर 3 बजे तफ्तीशी टीमें जाए वक़्वा का मुआयना करके आई हैं। इतराफ के CCTV कैमरे भी, जो उनकी फुटेज थी वो भी हासिल की गई है और उसमें वाज़ेह तौर पर जो अगवा बराए तावान का फैक्टर था वो अब पुलिस इसको डिनाई करती है। पुलिस बोलती है कि अगवा बराए तावान हमें नहीं लगता। हमें ये लगता है कि या तो कारोबारी रंजिश है या कोई जाती रंजिश है जिसकी बिना पर इस मासूम लड़के को कत्ल किया गया है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि शाहराह फैसल, डिफेंस, बहादुराबाद जो इसके रेस्टोरेंट थे वहां के इतराफ की CCTV फुटेज हासिल की गई हैं और गुलिस्तान जौहर जहां पर ये टैक्सी रुकी थी वहां पर भी ये CCTV फुटेज जो इतराफ की थी वो हासिल की गई हैं। अभी पुलिस ने जो इसके पार्टनर थे या जो इससे राब्ते में थे उनसे राब्ते शुरू कर दिए हैं और उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं ये है कि जिनसे पुलिस ने राब्ता किया है वो अब तक पुलिस को बयान कलमबंद कराने नहीं आए। तो पुलिस इस
इस फैक्टर को देख रही है, पुलिस इस जाविये को देख रही है, और पुलिस का जो तजुर्बा है वो ये बताता है कि ये अगवा बराए तावान का केस नहीं है, बल्कि कारोबारी रंजिश, जाती रंजिश या इसी तरह का कोई फैक्टर है जिसकी वजह से इस नौजवान को कत्ल किया गया है। अभी इनके वालिद की मैं बातचीत सुन रहा था, इन्होंने बताया कि SHO बहादुराबाद आदिल जो है वो इस तमाम तर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जो SSP ईस्ट हैं जुबैर शेख, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जो इतराफ के CCTV कैमरे हैं उनसे कुछ क्लू मिला है कि ये लड़का कहां से निकला था, कहां गया है, लेकिन अभी बताना कबल अज़ वक्त होगा। जहां पर ये इसको उतारा गया है, इस लड़के को, वहां की CCTV फुटेज भी पुलिस ने हासिल की और वहां से उस जाविये से भी तहकीकात की जा रही है कि ये ऑनलाइन टैक्सी से आया था, तो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कहां चले गया इसको उतार के, उसका स्टेटमेंट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो मेन फोकस है वो ये है कि जो इसके दोस्त यार थे, जो इसके पार्टनर थे, जो इसके साथ काम करते थे, जो दिन रात इसके साथ बैठक करते थे, फिक्र का लम्हा ये है कि वो अभी तक राब्ते में पुलिस से नहीं आए, ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने आए, ना पुलिस को किसी किस्म का बयान रिकॉर्ड कराना है। तो पुलिस को यहाँ से जो है कुछ क्लू मिले हैं कि जो इसके पार्टनर हैं या इसके दोस्त यार हैं वो इस कत्ल में तो इन्वॉल्व नहीं है। इस हवाले से भी तहकीकात का जाविया जो है वो मजबूत किया गया और बढ़ाया गया है। जी ठीक है, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि अगवा बराए तावान तो ये नहीं लग रहा है और पुलिस को शुबा है कि ये टारगेट किलिंग है, खालिस्तन टारगेट किलिंग, ज़ाती रंजिश हो सकती है या कोई कारोबारी रंजिश वगैरह। आपने बताया कि इसके दोस्त, अहबाब, पार्टनर्स जो हैं वो बयान रिकॉर्ड करवाने भी नहीं आ रहे हैं। ताहा ये बताएगा कोई ऐनी शाहिद या कोई इसके इलाके में कोई शख्स ऐसा या गुलिस्तान जौहर में जहाँ से इसकी लाश मिली है, क्या वहाँ पर मौजूद, जैसे आपने बताया कि गुलिस्तान जौहर के इलाके से लाश मिली है, सबको पता ही बात, कहां से लाश मिली है, किस जगह से मिली, किसी अपार्टमेंट से मिली है, खुले इलाके से मिली है, किसी मैदान से मिली है, कहां से ये बरामद हुआ है और वहां पर कोई ऐनी शाहिदीन मौजूद थे या नहीं? जी बिल्कुल नासिर, जहां से मीर अली रजा की लाश मिली है उसके 1 किलोमीटर के फासले पर जो ये रेस्टोरेंट चलाता था उसका किचन वाक़ है। तो पुलिस को इब्तदाई तौर पर यही मालूम हुआ था कि वो किचन में उसको किसी को बुलाया गया जहां पर ये तमाम तर जो रेस्टोरेंट का सामान तैयार होता है, जो खाने पीने के आइटम तैयार होते हैं, वो उस किचन में तैयार होते थे। तो यही था कि 1 किलोमीटर के फासले पर इसको बुलाया गया, वहां पर कोई रंजिश हुई, कोई लड़ाई हुई, कोई तलखी हुई और वहां से ये जो वाकया है वो रोनुमा हुआ। लेकिन जब किचन के मुलाजमीन के स्टेटमेंट कलमबंद किए गए तो उन्होंने कहा कि जो मीर अली रजा है वो यहाँ नहीं आया, लेकिन जो लाश मिलने का वाकया हुआ है या जो इतराफ के CCTV फुटेज में जो कुछ लोगों को मशकूक पाया गया है उनमें से 11 अफराद के बयानात अब तक कलमबंद किए जा चुके हैं। जो किचन के मुलाजमीन हैं उनके बयानात भी कलमबंद किए जा चुके हैं। लेकिन पुलिस, मैं ये समझता हूं कि बहुत बहुत करीब है इस कत्ल में, क्योंकि पुलिस ने एक फैक्टर तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये अगवा बराए तावान का केस नहीं है कि अगवाकारों ने मीर अली रजा को अगवा किया और फिर उसे तावान न देने पर कत्ल किया। इस पर पुलिस 100% कंफर्म है कि ये अगवा बराए तावान का केस नहीं है, लेकिन पुलिस 80% इस चीज पर कंफर्म है कि ये कारोबारी रंजिश और जाती रंजिश के तौर पर कत्ल हो सकता है, क्योंकि इतराफ की CCTV बहुत सारे भेद को खोलती हैं, बहुत सारी चीजों को क्लियर करती हैं। जो इससे राब्ते में थे, जो फोरेंसिक कराया गया इसके फोन का, किन्होंने बुलाया, किन्होंने बिठाया, कहाँ की लोकेशन आई, ये सारी चीजें पुलिस ने हासिल कर ली हैं और पुलिस ये बोलती है कि वो मीर अली रजा कत्ल केस में इंतहाई करीब है। और मैं ये समझता हूं कि आज रात तक इस तमाम तर मामले का हल निकल जाएगा और नहीं होगा तो 1-2 रोज में मैं ये समझता हूं कि इस कत्ल को बेनकाब हो जाएगा कि किन अफराद ने इसको कत्ल किया। क्योंकि नासिर, जब इसकी लाश मिली है तो ये सिर्फ फायरिंग करके कत्ल का वाकया नहीं हुआ, बल्कि इसके जिस्म पे तेजाब के निशानात थे। तो पुलिस ये समझती है कि कुछ जाती एलिमेंट है, कुछ जाती रंजिश है, कुछ जाती अना है, कुछ जाती लड़ाई है, कारोबारी लड़ाई है। इस हवाले से क्योंकि अगवा कारों की जो तरीका वारदात होता है वो मुख्तलिफ होता है और जो जाती रंजिश का, जाती लड़ाई का मामला होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो पुलिस ने ये जाविया क्लियर कर दिया है और पुलिस को ये इत्मीनान है कि वो मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। ठीक, ताहा, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बताती है कि कोई एसिड इस्तेमाल हुआ है कि जो ये कार्रवाई करने वाले लोग थे, कातिल थे, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन, इसकी शनाख्त छुपाने के लिए चेहरा और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो एसिड से ख़राब किए। बहुत ही अफसोस है मुझे ये बात कहते हुए। तो ताहा, क्या ऐसा महसूस होता है कि जो कत्ल करने वाले हैं वो पहली मर्तबा ये काम नहीं कर रहे थे, वो बाकायदा ट्रेंड थे इस चीज़ के लिए और सफ़ाक भी थे?
नासिर, मैं ये समझता हूँ कि वो शफाक तो थे लेकिन ट्रेंड नहीं थे। जो अगवाकारों की तरीके वारदात होता है, आपने आकाश कत्ल केस में वो डिफेंस के पोश इलाके में, कराची के पोश इलाके में ये कत्ल हुआ था। आपने देखा मर्डर हुआ कि मुलजिमान यहाँ से भाग गए और हैदराबाद के हाईवे से गिरफ्तार किए गए और फिर पुलिस मुकाबला हुआ उनका, वो मारे भी गए। लेकिन यहाँ मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ कत्ल की वारदात नहीं है। आप ये समझे कि अगवाकारों ने अगर इसे अगवा किया होता तो इसे गाड़ी में उठाते, इसे गुलिस्तान जोहर के रोड पे क्यों रखते, इसे कहीं और रखते और फिर वहां से इसको मूव कराते। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल बिल्कुल अलग है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि सूरत हाल बिल्कुल अलग है, क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो इसके जिस्म पे तेजाब के निशानात है, वो ये समझते हैं कि कोई पर्सनल एलिमेंट है। कोई जो लोग हैं जो जिन्होंने इसको कत्ल किया है वो ये चाहते हैं कि उनकी शनाख्त छुप जाए। और जो ये लड़का है मीर अली रजा, इसकी शनाख्त भी मुमकिन नहीं हो सके। इसकी शनाख्त तो मुमकिन हो गई है। और जो मोबाइल डेटा है जो पुलिस ने हासिल किया है, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल की है, उसमें भी सारी चीजें क्लियर है। मैं ये समझता हूँ कि 50% चीजें क्लियर है। तहा आप वेल कनेक्टेड हैं और जो तफ्तीशी हुकाम हैं उनसे भी आप राब्ते में हैं, और जिस तरह से आप कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि शुबा है कि आज रात तक या गालिब इम्कान है कि 1 से 2 रोज़ में, क्या आपको लगता है कि अभी जो तफ्तीश का दायरा-ए-कार है वो कितना एक्यूरेट जा रहा है कि जल्द इस केस के किसी सोल्यूशन तक पहुंचा जा सके? नासिर, मैं ये समझता हूँ पुलिस एक जाविये पे तो खड़ी हो गई है कि अगवाकारों की ये वारदात नहीं है, तावान का ये मामला नहीं है। अच्छा, कारोबारी रंजिश और जाती रंजिश क्या हो सकती है? लड़की का मसला हो सकता है या पैसों का मसला हो सकता है। इस हवाले से जब पुलिस ने इसके करीबी दोस्तों और करीबी साथियों से राब्ता किया है और उनको कहा है कि वो अपना स्टेटमेंट, क्योंकि इसके मोबाइल फोन डेटे का जब रिकॉर्ड हासिल किया है तो उसमें कुछ लोगों के जो नंबर्स हैं उनसे राब्ता किया है पुलिस ने कि उनसे तमाम तर तफ्तीश की जाए। लेकिन अलमिया ये है कि जब पुलिस ने उनसे राब्ता किया तो वो अब तक पुलिस स्टेशन नहीं आ सके, पुलिस को बयान कलमबंद नहीं करा सके। इसका मतलब है कि वो 50% तो मशकूक हो गए, क्योंकि जब उसके करीबी दोस्त का कत्ल हो गया और वो पुलिस उसको बुला रही है स्टेटमेंट के लिए कि क्या वकूआ हुआ, लड़का किन चक्रों में था, क्या माली लेन देन था, रेस्टोरेंट का कोई मसला था, लड़की का कोई मसला था, अब तक वो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड कराने नहीं आए। तो पुलिस का ये शक है, पुलिस मशकूक समझती है ऐसे अफराद को कि वो पुलिस को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने नहीं आए, और पुलिस ये समझती है कि आज रात तक या 1-2 रोज तक वो इनके करीब पहुंच जाएगी और इन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। बिल्कुल ठीक। तहा उबैदी हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि केस की तफ्तीश तेजी के साथ जारी है और जल्द नतीजे पर पहुंच सकते हैं मीर अली रजा कत्ल केस में। नाज़रीन, एक नौजवान का कत्ल हुआ है, कराची के एक ताजिर का कत्ल हुआ है। तशवीशनाक बात है, बेदर्दी से कत्ल किया गया है और हम इस केस के साथ रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे केस कहां तक पहुंचा। लेकिन हमारी दुआ और उम्मीद है कि जल्द इस बेगुनाह मासूम ताजिर के कातलों को पकड़ा जाए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाजरीन, जो मुकामी हैं वो दहशत गर्दों के निशाने पर हैं और जो मुकामी नहीं हैं, जो रिस्क की तलाश में आते हैं, वो भी रिस्क तलाश करते करते मौत की घाटी में उतर जाते हैं। ये हो रहा है बलूचिस्तान में कि जहां पर अभी 6 नौजवान मजदूरों का कत्ल होता है, जिनमें से 4 पंजाब के थे और 2 KPK के थे। रिस्क की तलाश में बलूचिस्तान गए हुए थे, केच से अगवा होते हैं। 2 रोज़ के बाद तुर्बत के इलाके नासिराबाद से लाशें मिलती हैं, बेदर्दी से कत्ल किया गया। तहकीकात जारी हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। मजदूरों का कत्ल आए रोज वहां पर दहशतगर्द कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मजदूर वहां सॉफ्ट टारगेट हैं, ये गैर मुसल्लह होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं और दहशतगर्दों से निमटना, उनको संभालना इनके बस की बात नहीं है। लेकिन जिसके बस की बात है वो इस बात में जवाबदेह होना चाहिए। सवाल बलूचिस्तान हुकूमत के लिए है कि आखिर ऐसा क्या है कि मजदूरों को, कानकनों को और दीगर को जो उस सूबे में रिस्क की तलाश में आ रहे हैं, वहां पर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना क्यों बलूचिस्तान हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुआविन खुसूसी बराए दाखिला बलूचिस्तान जनाब बाबर यूसुफजई साहब। बाबर, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। लेकिन सर, इस वक्त सूरत हाल फिर दर्दनाक है। 6 मजदूर जो हैं वो बेगुनाह बेखता एक मरतबा फिर अगवा होते हैं, कत्ल हो जाते हैं। ये सूरत हाल आखिर क्यों थमने में नहीं आ रही और गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को कि जो दूसरे सूबों से वहाँ आके काम कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही है? क्या हो रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो ये एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और ये इसमें जो हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, हमारे भाई थे, पाकिस्तानी थे, अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बलूचिस्तान आए थे, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बलूचिस्तान आए थे। मैं उनके ख़ानदानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इन शुहदा का जो खून नाहक है, ये रायगां नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह हम आखिरी दहशतगर्द तक को इंशाअल्लाह अंजाम तक पहुँचाएँगे। देखिए, बलूचिस्तान का जो मसला है उसे हमें समझना होगा। ये जो मजदूर थे, ये नहत्ते थे, इनके पास कोई हथियार नहीं थे, ये सॉफ्ट टारगेट्स थे। भारत की जो प्रॉक्सीज हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रही हैं, ना सिर्फ मजदूरों को, मुसाफिरों को, बल्कि खवातीन और बच्चों को भी निशाना बना रही हैं। उनकी पूरी ये कोशिश है कि बलूचिस्तान के अमन को सबूताज किया जाए। हमें पता है कि ये सब जो है ना प्रॉक्सीज किसके कहने पर कर रही हैं, इनके पीछे उनका आका भारत मुलविस है। अफगानिस्तान के जरिए उन्हें फंडिंग हो रही है, अफगानिस्तान फैसिलिटेटर बना हुआ है। बलूचिस्तान के साथ जो है अफगानिस्तान का 1260 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, रेगिस्तान पर मुश्तमिल है। यहाँ से दहशतगर्द दरअंदाजी कर कर बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। नासिर भाई, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फन कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत दिन रात लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला साहब जो है ना फ्रंट से लीड कर रहे हैं। इसके साथ हमारी तमाम जो हुकूमत है, हुकूमती मशीनरी है, उसकी पूरी कोशिश है कि बिल्कुल बलूचिस्तान में बाबर इस साहब, तरह की बिल्कुल मैं इस वाक़यात बात से रहनुमा एग्री नहीं हूं। हो। आप कह रहे हैं कि हुकूमत दिन रात काम कर रही है, ऑपरेशन शाबान भी जारी है, बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया भी हुआ है, लेकिन इन बेचारे मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल पा रहा है। ये आसानी से पिक होते हैं, कत्ल होते हैं। ये आपसे मेरा सवाल है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं तज्ज़ियाकार सिदरा सदोज़ई साहिबा। सिदरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये जो सूरत हाल है, अभी 6 मजदूर से पिक होते हैं, अगवा होते हैं, उसके बाद में कत्ल हो जाते हैं। इससे पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं और ये रेपिटेशन है जो हम देख रहे हैं। दूसरे सूबों के लोग जो हैं वो जाते हैं काम करने के लिए, वो भी वहाँ पर महफूज नहीं रह पा रहे हैं। इन बेचारे मजदूरों को, जिनका ताल्लुक किसी भी चीज़ से नहीं है, सिर्फ मजदूरी से है, इनको मार के क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है? टेररिस्ट इनको मार के क्या चाहते हैं? थैंक यू सो मच। मैं बाबर भाई की बातें बहुत गौर से सुन रही थी और अनडाउटेडली कि बाबर भाई जिस हुकूमत का हिस्सा है वो काम कर रही है, लेकिन सवाल जो आपने किया है, सवाल आखिरकार वहीं आके खड़ा हो जाता है कि रीजन क्या है कि इन चीजों को कर्ब नहीं किया जा रहा। आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, तो जो मेरी नाकिस राय है और जितना मैंने बलूचिस्तान को स्टडी किया है, तो जो दहशतगर्द जिनके बारे में अभी बाबर भाई ने जो है वो बड़ी तफसील से हमारे नाज़रीन को आगाह किया है, वो दरअसल ये कॉन्सेप्ट या ये मिथ देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान खुदा न खास्ता कोई नो गो एरिया है। जिस तरीके से आपने देखा कि राजी मची के जो मार्च था उसके अंदर भी मारन ने कहा था कि तुर्बत आने के लिए तुम लोगों को तो वीजा लगवाने पड़ेंगे। तो सिमिलरली एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है बीएलए की तरफ से, बीवाईसी की तरफ से, तमाम वो दहशतगर्द अनासर जो इस बलूचिस्तान के अंदर एक्टिवेट हुए हैं, कि शायद रियासत की रिट यहाँ पे कायम नहीं है और शायद दहशतगर्दी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मैं चूंकि बहुत क्लोजली इन सारे वाकयात को, मामलात को, हालात को और चीजों को देख के आई हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम कोयटा एंडिंग ऑन गवादर, मैं इस चीज के ऊपर एंड ऑल द एरियाज विच आर कवर्ड इन द बलूचिस्तान, चाहे आपके कोस्टल एरियाज हैं, चाहे आपके रोड एरियाज हैं, तो ये जो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है जनरल पब्लिक या मैसेज को, या उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहां जाते हैं, चाहे वो केपी का कोई पश्तून है, या पंजाब का कोई पंजाबी है, या सिंध का कोई सिंधी है, या कश्मीर का कश्मीरी है, या गिलगित का कोई गिलगिती है। लेकिन एक मैसेज जो है वो जनरल पब्लिक को ये देने की कोशिश इस वक्त जारी है कि शायद बलूचिस्तान एक वॉर जोन है। तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि बलूचिस्तान खुदा न खास्ता कोई वॉर जोन एरिया बन गया है। सिदरा, आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया है। बाबर साहब, सिदरा कह रही हैं कि ये कोशिश की जा रही है और मैसेज फॉर्मेशन हो रही है कि जैसे ये तासुर दिया जाए कि बलूचिस्तान कोई नो गो एरिया है। आपसे एक और सवाल है बाबर साहब, लेवीज शामिल की गई है अभी पुलिस के अंदर बलूचिस्तान में, उनको इख्तियारात भी दी गए हैं और बाकायदा उनको जम किया गया है। ये तो स्ट्रेंथ जो है वो डबल होती दिखती है। इसका कोई इफेक्ट आया है अभी तक या नहीं आया?
دیکھیں بالکل بی ایریا کو اے ایریا میں مرج کر دیا ہے. اس سے پہلے لیویز جو ہے وہ اپنا کام کر رہی تھی, پولیس اپنا کام کر رہی تھی, لیکن اب لیویز کو پولیس میں مرج کرنے کے بعد ہم انہیں اسٹرینتھن کر رہے ہیں. پہلے اس طرح کی ٹریننگ جو پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے انہیں نہیں دی گئی تھی, اس طرح کا ہتھیار انہیں نہیں دیا گیا تھا, اس طرح دہشت گردوں سے کس طرح سے نمٹنا ہے یہ انہیں نہیں بتایا گیا تھا. اب صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پولیس کو جو ہے اتنا اسٹرینتھن کیا جائے کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کریں. لیکن دیکھیں یہاں پر یہ بات جو ہے قابل غور ہے کہ کیوں دہشت گرد آ کر بلوچستان میں دہشت گردی کر جاتے ہیں. ایک تو وہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں, مزدوروں کو, مسافروں کو, خواتین کو, بچوں کو. دوسری بات دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہے. ان دہشت گردوں کی جتنی لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہے, ان کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں, ان دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپ افغانستان میں ہیں, اور سب سے بڑھ کر $8 بلین کا وہ اسلحہ جو نیٹو فورسز افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھی, وہ ہتھیار جو ہے بلوچستان میں معصوم شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. سدرا بلوچستان آتی ہیں, سدرا نے بلوچستان کو دیکھا ہے, بلوچستان کے ایک ایک انچ پہ الحمدللہ گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہے, گورنمنٹ ہر جگہ پر فنکشنل ہے. جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں گورنمنٹ دہشت گردوں کے پیچھے جا رہی ہے. لیکن دیکھیں ہمیں اس وجہ کو سمجھنا ہوگا, پورے پاکستان کو اس وجہ کو سمجھنا ہوگا, یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے, یہ گورننس کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. دہشت گرد جو ہیں انہیں بالکل بابا صاحب, بالکل یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, گورننس کا ایشو نہیں ہے, لیکن یہ سیکیورٹی کا ایشو تو ہے. آپ سے ایک سوال ہے, یہ فرمائے گا کہ یہ جو یہاں پر مہمان تھے مزدور, یہ دوسرے صوبوں سے کام کرنے کے لیے آئے تھے, ان کے پیچھے کوئی خاندان ہے, حکومت بلوچستان نے انہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ جی بالکل, ہم انہیں پورا کمپنسیٹ کریں گے. صبح جب یہ واقعہ ہوا, ان کی لاشیں ملی, ہم نے ان کا پوسٹ مارٹم کروایا, ان کی لاشوں کو باعزت طریقے سے, کیونکہ ہمارے شہداء ہیں, ہمارا فخر ہے. میں انہیں پنجابی یا جو ہے نا پختون نہیں سمجھتا, یہ پاکستانی تھے, یہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے, یہ بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آئے تھے. ہم ان کی لاشوں کو باعزت طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچائیں گے. اس کے بعد حکومت کی پالیسی کے تحت جو ہے ہم ان کے شہداء کے جو خاندان ہیں ان کو لک آفٹر کریں گے. ہم ان کی جانوں کا دیکھیں کوئی رد و بدل تو ہے ہی نہیں, لیکن ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کی مالی مدد بھی کی جائے, ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلائی جائے. یہ اپنے گھر کے سرپرست ہیں, ان کے گھر کی ساری ذمہ داری حکومت بلوچستان لے گی. ٹھیک ہے بابا صاحب, سدرا آپ کی طرف واپس آئیں گے اور کنکلوڈنگ ایک آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے پہلے جو بات بہت امپورٹنٹ کہی کہ میسج یہ کوشش ہو رہی ہے دینے کی کہ یہ کوئی نو گو ایریا ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, وہ تو آپ بات اسٹیبلش ہو گئی, وہ فرمائے گا کہ کیا ایسا بھی کچھ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی لسانی مسئلہ ہے, کیونکہ پنجابی مزدوروں کو ہٹ کرنا, کے پی کے مزدوروں کو ہٹ کرنا, کیا اس قسم کی کوئی کوشش ہے؟ اچھا, میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا بابر بھائی کی ہی بات کو ایڈ اپ کروں گی. بلوچستان کا نا آپ کو جو جیوگرافیکل ایریا ہے وہ بھی دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی ٹرین کیا ہے. وہاں پہ آپریشن ہم یہاں بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ ہو نہیں رہا, ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, لیکن جو آن گراؤنڈ فورسز اس ٹائم پہ موجود ہیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پہ آپریشن بھی بھرپور طریقے سے جاری ہوتا ہے انڈاؤٹیڈلی, لیکن جو اس کی ٹرین ہے دیٹ از ناٹ این ایزی ٹرین. اس کی جو جیوگرافی ہے دیٹ از ناٹ این ایزی جیوگرافی, اور وہاں پہ دہشت گردوں کا چھپنا, ان کے ہائیڈ آؤٹس تک ان دہشت گردوں کا چلا جانا جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سیکنڈلی, لسانی مسئلے کی آپ نے بات کی, دیکھیں جہاں تک نیشنلزم کی بات ہے تو وہ فیکٹر شاید بلوچستان میں زیادہ پایا جاتا ہے. اگر میں نیشنلزم کی بات کروں یا میں اس کلچر کی بات کروں کہ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ وہاں پہ رہنے والے نہ بروہی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں, نہ پشتون دہشت گرد ہیں, نہ ہزارہ دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ایک پورے صوبے کے اندر رہنے والی ڈفرنٹ قوموں کو. اگر صرف ایک گروہ یا ایک گروپ جو ہے ایک سرٹن قبیلے سے یا ایک سرٹن جو ہے وہ کاسٹ سے بھٹک چکا ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے. اگر ایگزامپل آپ کا 34% وہاں پہ بلوچ ہے, 33%, 32% آپ کا پشتون بھی وہاں پہ موجود ہے, آپ کا 25% جو ہے وہ ہزاری بروہی بھی وہاں پہ موجود ہے, ہزارے بھی موجود ہے. تو بلوچستان کے مسئلے کو صرف ایک بھٹکے ہوئے گروہ کی وجہ سے ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. اگین آئی ول انڈورس بابر صاحب کی میں بات کو کروں گی کہ چپے چپے پہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں, آپ کے چپے چپے کے اوپر وہ تمام عناصر موجود ہیں کہ جو بلوچستان میں امن لانے کی کوشش کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بھی ایشو کو, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نخواستہ یہ کوئی ایشو بہت چھوٹا ہے,
मैं उन हॉस्टाइल अकाउंट्स की बात कर रही हूँ या उन हॉस्टाइल ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, जो कोई भी अगर इशू होता है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के इसलिए बयान करते हैं कि ताकि इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनकी तवज्जो को हासिल किया जा सके। देखिए, घर के अंदर झगड़े होते रहते हैं अनडाउटेडली, लेकिन घर के मसले घर में रिजॉल्व हो जाते हैं। एंड आई एम डैम श्योर, आई एम प्रिटी श्योर कि जो बलूचिस्तान का इशू है वो भी रेजोल्यूशन से कुछ स्टेप पीछे है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि बलूचिस्तान के इस इशू को एमिकेबली बहुत जल्दी ठीक है, सॉल्व बिल्कुल कर सही है, दिया आपका जाएगा। पॉइंट हमने नोट कर लिया। सिद्रा सदुलई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वैल्यूएबल गुफ्तगू हुई, आपका बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आने के लिए। और बाबर यूसुफ साहब मुआवन खुसूसी बराए दाखिला बलूचिस्तान मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बलूचिस्तान का मसला हमारे लिए अहम है, बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे लिए अहम है, काम जारी है, इंशाल्लाह नताइज भी इसमें जल्दी आएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, रुख करते हैं मशरिक़ वस्ता का, जहां पर यूं लगता है कि चारासाजों की चारासाजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, दवा दो मगर इतना बता दो मुझे आराम तो नहीं होगा। यानी कि चारासाज ही नहीं चाह रहे कि वहाँ पर कोई सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाए। यानी कि बिल्कुल मेरी मुराद अमेरिका से है, बिल्कुल मेरी मुराद इस वक्त अरब मुल्कों से है कि जो इस वक्त इस सूरत हाल को समेटने के बजाय इस सूरत हाल को मज़ीद फैला रहे हैं। यूं लगता है कि जैसे सिर्फ पाकिस्तान का ही एक इंटरेस्ट रह गया है कि पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में जंग के स्याह बादल छट जाएं, आसमान दिखाई दे, लेकिन आसमान नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि नेतन्याहू की अभी इसी कशीदगी के बीच अमेरिका आमद हो रही है और ट्रंप कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कायम किया जाएगा। बल्कि अब जंग का दायरा कार यूं वसी होता दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ अब ईरान अमेरिका कशीदगी इन दोनों के बीच है, बल्कि अब इसके हमले दूसरे मुल्कों में भी होना शुरू हो गए। जी हाँ, अरब मुल्क है इराक, वहाँ पर एक मकब पे हमला होता है, वहाँ पर बेगुनाह बेखता ज़ायरीन निशाना बनते हैं, वहाँ पर फिर एक दफ़ा बेगुनाहों का खून बहता है। लेकिन याद रखिए, जब भी जहाँ खून बहेगा, खून हमेशा अपना रंग ज़रूर जमा कर जाता है, उसका हिसाब ज़रूर किया जाता है, उस खून पर सवाल लाजमी होता है। ये जंग के बादल दोबारा फैल रहे हैं और इसी सूरत हाल के अंदर जवाब भी आ रहे हैं। ईरान ने उर्दन के अल अर्ज़क एयर बेस के ऊपर हमला करके अपना जवाब रिकॉर्ड करवाया और पहले से कह रखा है कि अगर हम पे हमला होगा, जारियत होगी, तो अमेरिका तक भले हमारे मिसाइल ना पहुँचे, लेकिन अमेरिका के जो हामी हैं, सहूलतकार हैं, जो उसके दोस्त हैं, खित्ते के अंदर जो बेसिस इस्तेमाल होती हैं, वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो बिल्कुल इस तरह कितनी भी अमन की कोशिश कर पाकिस्तान, लेकिन अगर जो इस जंग के करता धरता हैं, अगर वो ही सुनने को तैयार नहीं होंगे, तो जंग किस तरह थमेगी। सूरत हाल जो है वो फैलती हुई दिख रही है और मजीद कई महीने ऐसा लग रहा है कि ये जंग की सूरत हाल जो है वो कायम रहे, वस्ता इसके अंदर जलता और खाक होता रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इस सूरत हाल पर हम नज़र रखे हुए हैं, आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगले हफ्ते इसी वक्त दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।